नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, गुजरात का तटीय क्षेत्र नवीकरणीय ऊर्जा और हाइड्रोजन के अनुकूल परिवेश के रूप में उभर रहा है। 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री कल नई और आधुनिक गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सेना हर तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार है। अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में तीसरी कमान के अग्रिम इलाकों का दौरा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सबका प्रयास वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बना सकता है और अगले 25 वर्ष के अमृतकाल के दौरान सभी को इसे हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत नए आत्मविश्वास के साथ विश्व स्तर पर उभर रहा है और अन्य देश उसे आदर से देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है, सभी विवाहित और अविवाहित महिलाएं 24 सप्ताह के भ्रूण का कानूनी और सुरक्षित रूप से गर्भपात करा सकती हैं। सरकार ने सभी पात्र लाभार्थियों से सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर मुफ्त एहतियाती टीका लगवाने की अपील की। अमृत महोत्सव टीकाकरण अभियान का कल अंतिम दिन। समाचार संध्या में मुकेश कुमार के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि राष्ट्रीय खेलों का ये मंच खिलाड़ियों के लिए एक लॉन्चिंग पैड का काम करेगा। नेशनल गेम्स का ये प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए एक नया लॉन्चिंग पैड का काम करेगा। मैं इन खेलों में शामिल हो रहे सभी खिलाड़ियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब आयोजन इतना अद्भुत और अद्वितीय हो तो इसकी ऊर्जा असाधारण ही होगी। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, विश्व का इतना युवा देश और देश का सबसे बड़ा खेल उत्सव, जब आयोजन इतना अद्भुत और अद्वितीय हो तो उसकी ऊर्जा ऐसी ही असाधारण होगी। देश के 36 राज्यों से 7,000 से ज्यादा एथलीट, 15,000 से ज्यादा प्रतिभागी, 35,000 से ज्यादा कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूलों की सहभागिता और 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का नेशनल गेम से सीधा जुड़ाव, ये अद्भुत है, ये अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम से खिलाड़ियों को बड़ा लाभ मिलेगा। आज आप यहां जिस स्टेडियम में, जिस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, इसकी विशालता और आधुनिकता भी एक अलग प्रेरणा का कारण है। ये स्टेडियम तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है ही, साथ ही ये सरदार पटेल स्पोर्ट्स एन्क्लेव और कॉम्प्लेक्स भी कई मायनों में सबसे अनूठा है। सरदार पटेल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, कबड्डी, बॉक्सिंग और लॉन टेनिस जैसे अनेकों खेलों की सुविधा एक साथ उपलब्ध है। ये एक तरह से पूरे देश के लिए एक मॉडल है। राष्ट्रीय खेल पहली बार गुजरात में आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भावनगर बंदरगाह व्यापक भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने भावनगर में अमरेली, भावनगर और बोताड़ जिलों में 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की बुनियादी ढांचे से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए बात कही।
भावनगर का ये पोर्ट आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएगा और रोजगार के सैकड़ों नए अवसर यहां बनेंगे। यहां भंडारण, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स से जुड़े व्यापार कारोबार का विस्तार होने वाला है। ये बंदरगाह गाड़ियों की स्क्रैपिंग, कंटेनर उत्पादन और धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन जैसे बड़े प्रोजेक्ट की भी जरूरतों को पूरा करेगा। इससे यहां नए रोजगार बनेंगे, स्वरोजगार की संभावनाएं बनेगी। इन परियोजनाओं में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला तथा भावनगर में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात के तटीय क्षेत्र को भारत की समृद्धि का द्वार बनाने के लिए पिछले 2 दशक से गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। बीते 2 दशकों में गुजरात की कोस्टलाइन को भारत की समृद्धि का द्वार बनाने के लिए हमने ईमानदारी से प्रयास किया, रोजगार के अनेक नए अवसर खड़े किए। गुजरात में हमने अनेकों पोर्ट विकसित किए, बहुत से पोर्ट्स का आधुनिकीकरण कराया। गुजरात में आज 3 बड़े एलएनजी टर्मिनल है, पेट्रोकेमिकल हब है और देश में गुजरात पहला राज्य था जहां पहला एलएनजी टर्मिनल बना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि भावनगर बंदरगाह आधारित विकास के केंद्र के रूप में उभरा है। भावनगर आज पोर्ट लेड डेवलपमेंट के एक अहम सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है। इस पोर्ट की देश भर के अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों के साथ मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। मालगाड़ियों के लिए अलग से जो ट्रैक बिछाया जा रहा है उससे भी ये पोर्ट जुड़ेगा और दूसरे हाईवे, रेलवे नेटवर्क से भी बेहतर कनेक्टिविटी होगी। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान ये कनेक्टिविटी की परियोजनाओं को और नया बल देने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि भावनगर में अलंग शिप रिसाइकलिंग यार्ड के मौजूद बुनियादी ढांचे के कारण व्हीकल स्क्रैपिंग और कंटेनर विनिर्माण के क्षेत्र में व्यापक अवसर हैं। श्री मोदी ने कहा कि गुजरात का तटीय क्षेत्र देश के विदेश व्यापार में व्यापक भूमिका निभा रहा है। आज गुजरात की कोस्टलाइन देश के आयात निर्यात में बहुत बड़ी भूमिका निभाने के साथ ही लाखों लोगों को रोजगार का माध्यम भी बनी। आज गुजरात की कोस्टलाइन रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रोजन इकोसिस्टम उसका पर्याय बनकर के उभर रही है। हमने सौराष्ट्र को भी ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने का प्रयास किया है। गुजरात और देश की ऊर्जा, उसकी जो जरूरतें हैं, उसके लिए जो कुछ भी चाहिए, आज ये क्षेत्र उसका बड़ा हब बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात सरकार किसानों और मछुआरों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। इससे पहले सूरत में प्रधानमंत्री ने कहा कि महत्वाकांक्षी ड्रीम सिटी परियोजना के पूरा होने के बाद सूरत शहर दुनिया में सबसे सुरक्षित और हीरा व्यापार के लिए आधुनिक सुविधाओं का केंद्र बनकर उभरेगा। प्रधानमंत्री ने 3,400 करोड़ रुपए से अधिक लागत के कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि सूरत का कपड़ा और हीरा उद्योग देश भर के लोगों को आजीविका प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में डबल इंजन सरकार की बदौलत सूरत शहर और तेजी से आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई और आधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी गांधीनगर कैपिटल और मुंबई सेंट्रल के बीच चलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। मेक इन इंडिया का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए रेलवे ने 15 फरवरी 2019 को देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया था। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी नई दिल्ली, कानपुर, वाराणसी मार्ग पर चलाई गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत नए आत्मविश्वास के साथ विश्व स्तर पर उभर रहा है और अन्य देश उसे आदर से देखते हैं। श्रीमती मुर्मू ने आज वर्ष 2021 के भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों के एक समूह को राष्ट्रपति भवन में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अनेक क्षेत्रों में भारतीय नेतृत्व का कोई जवाब नहीं है। राष्ट्रपति ने विश्व स्तर पर मजबूत देश के रूप में स्थापित होने का श्रेय भारत के आर्थिक सुधारों को दिया।
उन्होंने विभिन्न मोर्चों पर हो रहे बदलाव की सराहना की। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि संभावनाओं और संकटों को देखते हुए भारतीय विदेश सेवा अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बलों के वीरतापूर्ण कार्यों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसिक निर्णयों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि पूरी तरह से बदल गई है। उन्होंने देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की सुरक्षा करने के लिए सीमा पर तैनात सैनिकों के बलिदान और समर्पण की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि वर्ष 2014 में सत्ता में आने के बाद से देश के सैन्य बल को मजबूत करना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता रही है। सरकार आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग के माध्यम से अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि एक मजबूत सेना बन रही है जो राष्ट्र को सभी तरह के खतरों से बचाने में सक्षम है। रक्षा मंत्री अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी के एक गांव अनिनी में तीसरी कमान के अग्रिम इलाकों में भी गए। उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर देश की रक्षा तैयारियों का जायजा लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया है। बेंगलुरु में वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री के आह्वान को दोहराते हुए कहा कि सबका प्रयास भारत को विकसित राष्ट्र बना सकता है। उन्होंने कहा कि अगले 25 वर्ष के अमृतकाल के दौरान सभी लोगों को इस लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमती सीतारमण ने लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री के पंच प्रण का भी स्मरण किया। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत ने कोविड महामारी से निपटने और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की अपनी क्षमता प्रदर्शित की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। देश भर में धूम मचाए ज्ञान का ये उपहार, मोबाइल पे आजादी क्वेस्ट आया आजादी का इतिहास। डाउनलोड करे आजादी क्वेस्ट, ये लो जीतो ढेरों इनाम, मौका पाए जुड़ने का रेडियो और डीडी के साथ। सिर्फ खेल नहीं उत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है, आजादी का अमृत महोत्सव है। डाउनलोड करें आजादी क्वेस्ट ऐप और पाएं ढेरों इनाम। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने भावनगर में 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, गुजरात का तटीय क्षेत्र नवीकरणीय ऊर्जा और हाइड्रोजन के अनुकूल परिवेश के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री कल नई और आधुनिक गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सेना हर तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार। अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में तीसरी कमान के अग्रिम इलाकों का दौरा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सबका प्रयास वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बना सकता है। अगले 25 वर्ष के अमृतकाल के दौरान सभी को इसे हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत नए आत्मविश्वास के साथ विश्व स्तर पर उभर रहा है। अन्य देश भारत को आदर से देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया, सभी विवाहित और अविवाहित महिलाएं 24 सप्ताह के भ्रूण का कानूनी और सुरक्षित रूप से गर्भपात करा सकती हैं। सरकार ने सभी पात्र लाभार्थियों से सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर मुफ्त एहतियाती टीका लगवाने की अपील की। अमृत महोत्सव टीकाकरण अभियान का कल अंतिम दिन। उच्चतम न्यायालय ने आज व्यवस्था दी कि सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात कराने की पात्र हैं तथा विवाहित और अविवाहित महिलाओं में भेद करना असंवैधानिक है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सहमति से संबंध बनाने वाली अविवाहित महिला भी 20 से 24 सप्ताह की अवधि में गर्भपात कराने की पात्र है। न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि चिकित्सा गर्भपात अधिनियम की दुष्कर्म की परिभाषा में वैवाहिक दुष्कर्म भी शामिल है। न्यायालय ने कहा कि किसी महिला का वैवाहिक स्तर उसे गर्भपात के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता।
न्यायालय ने यह भी कहा कि अविवाहित महिला को भी 24 सप्ताह के भीतर अवांछित गर्भ गिराने का अधिकार है। कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयले की खुली खदान परियोजनाओं में सुरक्षा सुनिश्चित करने और कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए कन्वेयर बेल्ट का उपयोग आरंभ किया है। कोयला और खदान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इससे खदानों और वाशरीज से कोयले को रेलवे साइडिंग तक ले जाने के परंपरागत तरीके को बेल्ट के उपयोग से बदला जाएगा। सरकार ने कारों में 6 एयरबैग अनिवार्य रूप से लगाने का प्रस्ताव 1 वर्ष 1 अक्टूबर 2023 तक टाल दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये फैसला वैश्विक आपूर्ति में कमी आने के बाद लिया गया है। ऑटो उद्योग इसके कारण चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि मोटर वाहन में यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है। सरकार ने चुनावी बॉन्ड की 22वीं श्रृंखला जारी करने की अनुमति दे दी है। इनकी बिक्री 1 अक्टूबर से शुरू होगी। भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं को इन्हें जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड जारी होने की तिथि से 15 दिन के लिए वैध होंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता बलवंत सिंह मनकोटिया आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। श्री मनकोटिया ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो श्री मोदी के दिखाए विकास और विश्वास के रास्ते का अनुसरण करेंगे। देश के विभिन्न इस्लामिक समूहों ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और उसके सहयोगियों को गैर कानूनी घोषित करने के केंद्र सरकार के कदम का स्वागत किया है। अखिल भारतीय सूफी सज्जाद नशीन परिषद के अध्यक्ष सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा है कि देश हित के लिए ये कार्रवाई जरूरी थी। तंजीम उलेमा इस्लाम के अध्यक्ष मोहम्मद अशफाक उल कादरी ने कहा कि ये गुट मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बना रहा था तथा गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल था। सूफी इस्लामिक बोर्ड ने कहा है कि पीएफआई की फंडिंग की जांच होनी चाहिए क्योंकि ये मुस्लिम युवाओं को गुमराह कर रहा था। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद तमिलनाडु में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और संबंधित संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार ने आज आदेश जारी किया है। असम पुलिस ने केंद्र सरकार के फैसले का पालन करते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के कार्यालयों को सील कर दिया है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण और पुलिस ने राज्य में इस संगठन के 37 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने कहा है कि राज्य में पीएफआई के खिलाफ जांच प्रक्रिया जारी है। केरल उच्च न्यायालय ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इसके राज्य महासचिव अब्दुल सत्तार को 2 सप्ताह के अंदर 5 करोड़ 20 लाख रुपए जमा करने के आदेश दिए हैं। पिछले शुक्रवार को हड़ताल के दौरान पीएफआई के सदस्यों ने सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। न्यायालय ने राज्य सरकार को राजस्व वसूली अधिनियम के अनुसार समय सीमा के अंदर ये राशि जमा न करने पर पीएफआई की संपत्तियों और कार्यालयों की कुर्की के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पात्र लाभार्थियों से नजदीकी सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर जाकर निःशुल्क एहतियाती टीका लगवाने की अपील की है। कल कोविड टीकाकरण अमृत महोत्सव अभियान का अंतिम दिन है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत एहतियाती टीके के लिए इस साल 15 जुलाई को 75 दिन का अभियान शुरू किया गया था। अभियान के अंतर्गत सभी सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए निःशुल्क एहतियाती टीके लगाए जा रहे हैं। अब तक 20 करोड़ 88 लाख एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। आज की कड़ी में प्रस्तुत है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर जानकारी।
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक प्रमुख सरकारी योजना है। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा की परिकल्पना को प्राप्त करना है। 23 सितंबर 2018 को झारखंड से इस योजना का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इसका उद्देश्य देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। आयुष्मान भारत के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय आज से लागू हो रही है। देश के 50 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ एश्योरेंस देने वाली ये दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है। पूरी दुनिया में सरकारी पैसे से इतनी बड़ी योजना किसी भी देश में दुनिया में नहीं चल रही। ये योजना देश में सार्वजनिक और निजी पैनलबद्ध अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान करती है। ये योजना पूरी तरह से कैशलेस और पेपरलेस योजना है और इसका लाभ पूरे देश में कहीं भी लिया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 23,000 से अधिक अस्पतालों को पैनल में शामिल किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश भर में 1,20,000 से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र गैर संचारी रोगों सहित विभिन्न बीमारियों की जांच की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। ये गैर संचारी रोगों के जोखिम कारकों की शीघ्र निदान और इन रोगों के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने में बहुत मदद कर रहा है। आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर हर 4-5 गांव के बीच में देश के नागरिक को ट्रीटमेंट मिले, उसको प्राइमरी हेल्थ चेकअप हो जाए। ऐसे 12 प्रकार के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर योगा की भी व्यवस्था है। उससे आगे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत उसको सपोर्ट किया गया। देश में 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 19 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। अब तक 24 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा नंबर भी जारी किए जा चुके हैं। ये देश में स्वास्थ्य रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को प्रदर्शित करता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन टेलीमेडिसिन जैसी तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करके और स्वास्थ्य सेवाओं के राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराकर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुंच में सुधार करेगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय देश में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के मामले में अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने में सफल रही है। आयुष्मान भारत हो, भारत आयुष्मान हो, आयुष्मान हो। मेरा पूरा नाम दिगमलाल बीनीराम चिकलुंडे, उम्र 68 साल की है, मुक्काम है साइटोला पोस्ट रत्नारा, तालुका जिला गोंदिया। मैं गोंदिया जा रहा था, रास्ते में एक भैंस आ रही थी दोनों बाजू से, और भैंस का कैसा क्या हुआ मेरे आंख पे आई तो साइकिल भी गिरी और साइकिल में मेरा भैंस का पैर यहाँ मंडाया। तो मेरे को मालूम नहीं कि यहाँ मैं कहाँ गिरा क्या नहीं। फिर फोन लगाया लड़के को तो लड़के ने गोंदिया ले गया केटीएस में, फिर वहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ। अगर ये कार्ड नहीं रहता तो पैसे के लिए बहुत परेशानी होती, पर कार्ड रहने से बहुत लाभ हुआ। ये जो आयुष्मान योजना आई है इसमें प्रधानमंत्री को बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम गरीबों को बहुत सहायता मिलती है और मैं उनके आभारी हूँ। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुना जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। वर्ष 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार जानी मानी फिल्म अभिनेत्री आशा पारेख को भारतीय सिनेमा में अनुकरणीय योगदान के लिए दिया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार तमिल फिल्म सोरारई पोटरू को दिया जाएगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय 5वें राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत कल से नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर पोषण उत्सव आरंभ करेगा। इसका उद्घाटन केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी। यह उत्सव 2 अक्टूबर तक चलेगा। शाम 6 बजे से शुरू पोषण उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, पोषण परेड, स्वास्थ्य जांच शिविर, स्वस्थ भोजन स्टॉल और पोषण के संदेश के साथ कई खेल शामिल होंगे। पोषण केवल अभियान नहीं, देश की जिद। देश ने है ठाना
शिशु, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सुपोषित है बनाना। आइए, अवसर है इस पोषण माह में मनोरंजन के संग पोषण को जानने का, समझने का और अपने बच्चों को समझाने का। यहाँ होगा गायक शान का शानदार परफॉर्मेंस भी। पोषण एक्ट्रेस दिखाएगा अलग अलग राज्यों के पोषण का हाल। बड़ी सी पोषण की सांप सीढ़ी सिखाएगी कैसे जंक फूड से आप उतरेंगे नीचे और अच्छे खाने से चढ़ेंगे सेहत की सीढ़ी। साथ ही फ्री हेल्थ चेकअप और कंसल्टेशन भी पाएं। पोषण उत्सव 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022, कर्तव्य पथ, नई दिल्ली। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर शनिवार को 1 महीने के राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। श्री ठाकुर ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री ने पंच प्रण के बारे में जिक्र किया था। इनमें से एक लक्ष्य भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का था, जिसमें स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि इसलिए स्वच्छ भारत का दूसरा चरण हमारी प्राथमिकता है। आज विश्व हृदय दिवस है। प्रत्येक वर्ष ये दिन हृदय रोगों को और इनके निवारण के बारे में जागरूकता के लिए मनाया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों से स्वस्थ हृदय और स्वस्थ जीवन के लिए अनुकूल और सक्रिय जीवन शैली अपनाने की अपील की है। विख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश त्रेहन ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में हृदय रोगों से बचाव के लिए नियमित व्यायाम को जरूरी बताया। मैं हृदय रोग का विशेषज्ञ के नाते बताना चाहता हूं और पब्लिक को अवेयर करना चाहता हूं कि आज के दिन हिंदुस्तान में हृदय रोग बढ़ता जा रहा है और खास करके ये कोविड के बाद कई लोगों को और भी ज्यादा तकलीफ हुई है। तो एक तो अपना हृदय का ख्याल रखते हुए हर एज में एक्सरसाइज जैसे 3-4 टाइम हफ्ते में कोई 30-40 मिनट अगर जो कोई ब्रिस्क वॉक या रनिंग या कुछ ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज करें, उससे जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो ठीक रहता है। कुछ अपनी डाइट के ऊपर भी कंट्रोल रखना है। आज के दिन स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा सबसे अच्छा है। आकाशवाणी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में आज रात 9:30 बजे स्वस्थ भारत के अंतर्गत नई दिल्ली के मैक्स अस्पताल में हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर बलबीर सिंह इस अवसर पर स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। श्रोता अपने सवाल टेलीफोन नंबर 01123421230 और 01123421764 पर पूछ सकते हैं। हरियाणा सरकार ने नए सिरे से पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश में 30 नवंबर तक पंचायत चुनाव करवा लिए जाएंगे। पहले ये चुनाव 30 सितंबर तक संपन्न होने थे। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के बाद सरकार ने चुनाव कार्यक्रम में बदलाव किया था। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को लगातार तीसरी बार पार्टी का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया है। कल नरेश उत्तम पटेल को उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया था। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 188 अंक घटकर 56,410 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक गिरकर 16,818 पर आ गया। वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमणी भारत के नए अटॉर्नी जनरल बनाए गए हैं। विधि और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने श्री वेंकट रमणी को 3 वर्ष की अवधि के लिए नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है। वे अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल कल समाप्त हो रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली से दक्षिण पश्चिम मानसून लौट गया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर आर.के. जीनामणि ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि जम्मू कश्मीर के कुछ भागों, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान से भी मानसून लौट गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने भावनगर में 5,200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, गुजरात का तटीय क्षेत्र नवीकरणीय ऊर्जा और हाइड्रोजन के अनुकूल परिवेश के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री कल नई और आधुनिक गांधीनगर मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सेना हर खतरे से निपटने के लिए तैयार। अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में तीसरी कमान के अग्रिम इलाकों का दौरा किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सबका प्रयास
वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बना सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत नए आत्मविश्वास के साथ विश्व स्तर पर उभर रहा है। अन्य देश भारत को आदर से देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि सभी विवाहित और अविवाहित महिलाएं 24 सप्ताह के भ्रूण का कानूनी और सुरक्षित रूप से गर्भपात करा सकती हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।